न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं कृतिका सूर्यवंशी। हमारी खास पेशकश प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भजन लाल सरकार के राज्य बजट की। राजस्थान विधानसभा में आज भजन लाल सरकार में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पहला पूर्ण बजट पेश किया। बजट में राजस्थान को $350 बिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 2047 तक राजस्थान के 10 संकल्प गिनाए हैं। इसके साथ ही बजट में युवा, महिला, किसान और व्यापारियों को सौगात दी गई है। प्रदेश को 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया गया है। राजस्थान रोडवेज को 500 नई बसों की सौगात दी जाएगी। राजस्थान में 2 नए सोलर पार्क बनाने की घोषणा की गई है। नगरीय निकायों में अंडरग्राउंड बिजली लाइन, 25 लाख घरों को नल से जोड़ने, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनाने, एमएसएमई पॉलिसी 2024, बुनकरों को ऋण और सहायता, माटीकला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नई पर्यटन नीति, जयपुर में राजस्थान मंडपम बनाने, डेटा सेंटर पॉलिसी, युवा नीति 2024 की घोषणा की गई है। 5 साल में 4 लाख पदों पर भर्तियां, प्रदेश को 20 नई आईटीआई की सौगात, खाटू श्याम मंदिर के विकास के लिए 100 करोड़, खेल नीति 2024 की घोषणा, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का ऐलान, बाबा साहेब अंबेडकर आदर्श ग्राम योजना, राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन की घोषणा, पंचायतों के लिए एक राज्य एक चुनाव का ऐलान, स्वास्थ्य के लिए 27,000 करोड़ का प्रावधान, पत्रकारों के लिए आरजेएचएस योजना, पुलिस में 5,500 नए पद सृजित करने का ऐलान और ईआरसीपी के पहले चरण के लिए 9,600 करोड़ जारी करने सहित तमाम सौगातें दी गई हैं। इधर मीडिया से बातचीत में सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य बजट को छलावा बताया है। इन सब के बीच सवाल उठते हैं कि क्या राज्य बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। इस बार का राज्य बजट प्रदेश के विकास में कितना सहायक सिद्ध होगा और बजट को छलावा बताने के विपक्ष के आरोपों में कितना दम है। आज की हमारी प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो आपको बता दें, भजन लाल सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया है। कई सौगातें दी गई हैं इस बजट में। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि ये बजट सिर्फ एक छलावा है। तो आज की बड़ी बहस जो है इसी मुद्दे पर है। आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। इसका राजस्थान कैसे होगा, क्योंकि हमेशा आप देखते हैं योजनाएं बनती हैं और वो योजनाएं पूरी होती हैं जब तक उन योजनाओं का और आगे जो काम होना चाहिए वो उसकी जनसंख्या के आधार पर, हमारी आवश्यकता के आधार पर बढ़ जाते हैं, वो हमारी योजनाएं छोटी लगने लगती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार का ये जो बजट 2047 के विजन को रखते हुए हमने हर क्षेत्र में, क्योंकि आपने पिछली बार देखा होगा हमारा जो पहला अनुदान बजट था उसमें हमने आप सभी को कहा था
कि हमारी ये सरकार बिजली और पानी के लिए कटिबद्ध है, क्योंकि आप भी जानते हैं और आप भी सभी राजस्थान के रहने वाले हैं कि राजस्थान के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या है, बिजली की भी समस्या है। हमने इस बजट को बिजली पानी के साथ साथ हमारे किसान, हमारे युवा, हमारी महिलाएं, हमारा औद्योगिक क्षेत्र, हमने धीरे धीरे उन सभी विषयों को इस बजट में रखा है। हमारा विजन कि आने वाले समय में विकसित राजस्थान बने। हम 8 करोड़ जनता की जो इच्छा और अपेक्षा है, हमारा जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसकी अपेक्षा हमसे क्या है, उसकी अपेक्षा पर खरा हम कैसे उतर सकते हैं। समाज का हर बंधु, हर वो भाई जिसको आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति, उसको एक जीवन जीने का जो एक सरकार के द्वारा उसके जीवन में आगे लाने के जो उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को आगे लाने के लिए हमारी सरकार ने इस बजट में कई प्रावधान रखे हैं। प्रदेश की 8 करोड़ जनता भाजपा का जिस तरह से अटूट विश्वास करते हुए उन्होंने हमें जो बहुमत दिया, हमारी सरकार कटिबद्ध है कि हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता को उसका पूरा पूरा लाभ हम दें। अपना अग्रणी राजस्थान की दिशा में जनता की तो आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें इससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। ये बजट सरकार के द्वारा पेश किया गया है और मैं ये कहना चाहूँगा कि फरवरी के अंदर माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया था उसको 73% पूरा होना बताया है। 27% तो खुद ही मान रहे हैं कि वो पूरा नहीं कर पाए और मैं ये कहना चाहूँगा कि वो 27% भी पूरा नहीं कर पाए। 75%, 80% से ज़्यादा वो बजट इनका पेंडिंग है। सिर्फ थोथी घोषणाएं इस सरकार के द्वारा की गई। दूसरी बात, वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने 45 बिंदु हमारे घोषणा पत्र के पूरे कर दिए हैं और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 45% हमने उसको पूरा कर दिया है। मैं ये कहना चाहूँगा, इन लोगों ने वादा किया था हरियाणा के बराबर डीजल पेट्रोल करने का, इन लोगों ने नहीं किया। इन लोगों ने वादा किया 2700 रुपये गेहूं का MSP देने का, मात्र 125 रुपये बढ़ा के 2400 करके, और इन्होंने उसको छोड़ दिया। इन्होंने वादा किया किसान की सम्मान निधि 6000 रुपये बढ़ाने का, उसमें से 2000 बढ़ाने का पिछले बजट के अंदर कहा गया और 1000 रुपये ही देने का काम किया है। बचा हुआ 1000 भी 500 की 2 किस्तों में ये लोग देंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ घोषणा करते हैं, काम पूरा नहीं करते हैं। इन लोगों ने कहा कि हम हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, जबकि राजस्थान के अंदर हर जिले में ऑलरेडी। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव आरसी चौधरी जुड़ गए हैं। आपके पास आएंगे आरसी चौधरी जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ राजस्थान पर। देखिए, जिस तरह से मोहनलाल सरकार ने बजट पेश कर दिया है, किस नज़रिए से देखते हैं आप लोग इस बजट को? कोई भी सरकार जब बजट पेश करती है तो आर्थिक विश्लेषकों की नजर के अंदर वो एक वित्तीय लेखा जोखा हो सकता है, लेकिन राजस्थान की 8 करोड़ जनता उस बजट के अंदर अपने मुद्दों को देखती है, अपनी खुशियों को देखती है, अपनी राहतों को देखती है, उसके उत्साह और उमंग और भविष्य का बजट देखती है जी। लेकिन आज जो बजट पेश किया गया, वो सरकार का जो बजट था वो उस पूरे प्रदेश को निराशा के अंदर धकेलने वाला, दिशाहीन और उनके उत्साह को हतोत्साहित करने वाला था।
इस बजट के अंदर ना कोई दिशा थी, ना ही किसी प्रकार की कोई उनका संकल्पित था। ऐसे लग रहा था कि जिस प्रकार से 15 दिसंबर को पर्ची के माध्यम से राजस्थान की जनता के जनादेश का अपमान करके मुख्यमंत्री को बनाया गया, उसी तरह आज दिल्ली से बजट प्रिंट होकर आया और एक एआई मशीन जिस प्रकार से पढ़ती है, जिसकी कोई भावना नहीं होती, जो डाटा फीड कर दिया जाता है, वैसा ही बजट पेश करते हुए नजर आया। इसके अंदर किसान, महिला, युवा, तमाम लोगों के साथ में उसी प्रकार के पुनः जुमले चले गए जो 2023 के विधानसभा चुनाव में मोदी जी की गारंटी के नाम पे ठगा गया था। मैं पूछना चाहता हूं, किसान को उन्होंने कहा था कि पड़ोसी राज्य हरियाणा और पंजाब से डीजल सस्ता होगा, आज तक वो किसान इंतजार कर रहा है। किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए बढ़ाने की बात कही थी, 2,000 रुपए मात्र बढ़ा के ऊंट के मुंह में जीरे के समान काम किया। गेहूं के एमएसपी 2700 रुपए प्रति क्विंटल करने का वादा किया था, 125 रुपए बोनस बढ़ा के उनके साथ में छलावा किया। इस प्रकार किसान आज अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। साथ में आप सबने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी ने यह वादा किया था कि 19,000 के लगभग जो राजस्थान के किसान हैं, जिनकी भूमि नीलाम होने को है, राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने राजस्थान की विधानसभा में रोडा एक्ट पास करके भेजा, लेकिन उसकी जो स्वीकृति केंद्र की सरकार से नहीं मिली और भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों ने ना उसकी कोई पैरवी की। लेकिन जो वादा किया था उसके इश्तिहार पेपर में निकाल के और उसकी भूमि को नीलाम करने का जो एक कुसंगीत जो षड्यंत्र सामने नजर आया, इसलिए लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में किसान नहीं है। घोषणा करते हैं आज उन्होंने एक जो कांग्रेस की सरकार ने परिपाटी जारी की थी, अलग से हमने किसान बजट को लेके आने की बात की थी, लेकिन किसान के लिए उसके अंदर क्या था? जो किसान एमएसपी की बात करा था, स्वामीनाथन का जिक्र वित्त मंत्री जी ने किया, लेकिन स्वामीनाथन की जो सिफारिशों को जो किसान संगठन मांग कर रहे थे वो कहीं धरातल पे नजर नहीं आई। युवा के लिए बात कही, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आए उनसे पूछना चाहूंगा कि 7 महीने होने को जा रहे हैं, 6 महीने 25 दिन हो गए, एक भी विज्ञापन जारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की हो तो हम पूछना चाह रहे हैं। भजनलाल जी भाषण देते हैं, बयान देते हैं, हम प्रतिमा ऐसे जारी करेंगे, 1 लाख का आज उन्होंने पुनः जिक्र किया। क्या कोई वर्गीकरण है किस किस विभाग के अंदर कौन कौन सी भर्तियां जारी करेंगे, किस किस समय पे करेंगे? जब विपक्ष में रहते हुए कहते थे कि हम भर्ती कैलेंडर जारी करेंगे, 7 महीने बीत जाने के बाद में युवा हताश और निराश है। किस प्रकार से अपनी गाड़ी कमाई का पैसा कोचिंगों की आड़ में बैठ के एक एक दिन वो मुश्किल से निकालता है, वो नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री जी ने जो नियुक्ति पत्र बांटे वो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने जो सरकारी नियोजन किया था उनके आज वो बांट रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ा दुख उस पूरे वर्ग को पहुंचा। लेकिन एक बात निश्चित रूप से इस लोकतंत्र की नजर आई आज के बजट में, जो उप मुख्यमंत्री कहती थी कि हम संविधान को बदल देंगे 400 पार के बाद में, राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया तो आज वो बार बार बाबा साहब को याद कर रहे थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबका नाम ले रहे थे। इसलिए मैं जनता के जनादेश का साधुवाद करना चाहूंगा और वोट की चोट क्या होती है उसकी चीख भारतीय जनता पार्टी की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के भाषण में कहीं नजर आई। सुर्खियां बटोरी गई, बातें की गई, लेकिन धरातल पे कोई आईना नजर नहीं आया। विपक्ष सुन लेते हैं, सरकार का विपक्ष सुन लेते हैं। कैलाश वर्मा जी विधायक हैं बगरू से और बीजेपी का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है कैलाश वर्मा जी आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। देखिए जिस तरह से भजनलाल सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया, अब इसको लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। आपने सुना भी किस तरह के आरोप लगाए हैं आरसी चौधरी ने। कैलाश जी आवाज आ रही है आपको? कैलाश जी आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए खुद को। कैलाश जी आवाज आ रही है आपको? चलिए आरसी जी आपके पास ही आएंगे। देखिए बीजेपी दावा तो यही कर रही है कि इस बजट में सबके लिए कुछ ना कुछ हो, चाहे वो महिला है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, सभी के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ है। देखिए निश्चित रूप से बजट के अंदर हर वर्ग उम्मीद करता है सबके लिए कुछ होना चाहिए था
और पूरा प्रदेश और हम भी पूरी आशा के साथ में थे, क्योंकि राजस्थान की जनता ने जो जनादेश दिया है उसके साथ में छलावा करना बेहद दुखद होगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि पहला पूर्ण बजट था। एक पहले भारतीय जनता पार्टी के शासन में महारानी बजट पेश करती थी, आज किसी रानी ने पेश किया। उस रानी की जो आवाज के अंदर है, इस देश का जो मजदूर है, किसान है, युवा है, नारी है, वो सब चीजें नदारद रही। इसलिए राजस्थान का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो अपने आप को आज ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। राजस्थान के विकास के चहुमुखी होना चाहिए था। राजस्थान जो आर्थिक विकास की गति के आधार पे 2022-23 के अंदर देश के अंदर नंबर 2 पे था। जीडीपी की जो विकास दर थी वो 11.04 थी, आंध्रा की 11.4 थी। तो ये जो पहिया है वो राजस्थान की 8 करोड़ जनता के विकास के लिए होना चाहिए था, सब हम उम्मीद कर रहे थे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना, हम जानते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए, लोक कल्याणकारी सरकार के लिए सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक जो सामाजिक सुरक्षा है, शिक्षा है, चिकित्सा है, ये सबसे बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। सामाजिक सुरक्षा के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि 1500 रुपया हमने न्यूनतम पेंशन करेंगे। आज वो अपने आप को फिर ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। साधुवाद करना चाहिए पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार का, अशोक गहलोत जी का, जिन्होंने न्यूनतम आय का कानून बनाया और जो पेंशन हमारे समय में थी उसको प्रति वर्ष 15% उन्हें बढ़ाना होगा, इसलिए 150 रुपए हर साल में बढ़ेंगे, सरकार चाहे किसी की रहे। लेकिन आज वो अपने आप को ठगवी से महसूस करते हैं। 4 साल तक जो 450 रुपए का गैस का सिलेंडर होता था, 410 रुपए का, 1150 तक लेके गए थे। उज्ज्वला के नाम का झुंझुना पीटा और उज्ज्वला के अंदर ज्वाला छीन ली थी। आज उस महंगाई पे कोई बात नहीं की। जिस गृहिणी ने नोटबंदी के दौरान अपनी बचत को लुटा दिया, उसकी आखिर बचत क्या होगी, कोई आंकड़े नहीं बता पाए। कहते हैं हम 5 लाख से लेके अब 15 लाख लाखपति दीदी बनाएंगे। कांग्रेस की सरकार ने इस चुनाव के अंदर कहा था कि हम प्रत्येक महिला की अगर सरकार बनती है तो 8,500 रुपए खाते में भेजें। वो घोषणा करते कि हम प्रत्येक महिला जो परिवार की मुखिया है उसके खाते में इतना पैसा भेजेंगे। निश्चित रूप से अच्छा लगता। राजस्थान को रेपिस्तान कह के शर्मसार करने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन हमने संकल्प लिया था कि जो गुनहगार हैं, जो दुष्कर्मी हैं, जो अपराधी हैं, वो जेल की सलाखों में जाएं और सख्त सजा मिले और हमारी बेटी को न्याय मिले। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में बेटियों को आत्महत्याएं करनी पड़ रही है। दुष्कर्मियों के हौसले इतनी बुलंद है कि दुष्कर्म पीड़िता के पिता हो चाहे भाई हो, उनकी निर्मम हत्याएं की जा रही है। इसलिए आज किस प्रकार से जो चीख है इस महिलाओं की, वो वित्त मंत्री जी को क्यों नहीं सुनाई, क्यों नहीं उनको एक भरोसा दिला पाए, क्यों नहीं मुख्यमंत्री के शब्दों के अंदर वो चीजें आई। लेकिन आरसी चौधरी जी, ये तो कांग्रेस सरकार में भी होता था, रेप की घटनाएं तो तब भी होती थी। देखिए, निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि आप भी एक एंकर हैं, एक महिलाओं की आवाज आप मुखर करें, बहुत ही अच्छी बात है। आप जवाबदेही के साथ में प्रश्न उठाएं। हम जानते हैं कि कानून के शासन के अंदर राजस्थान ही ऐसा पहला राज्य था जिसके अंदर 11 दिनों के अंदर हमने सजाएं की। पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर जो पॉक्सो एक्ट यूपीए की सरकार लेके आई थी 2013 के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई राज्य के अंदर। पॉक्सो कोर्ट नहीं खोले, सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा। अगर वो पॉक्सो कोर्ट खोलने का काम किया तो कांग्रेस की सरकार ने किया। अगर यहां पे त्वरित न्याय दिलाने का अगर कोई काम किया तो वो कांग्रेस की सरकार ने किया। अनिवार्य एफआईआर पंजीकरण कराने का अगर कोई काम किया तो वो कांग्रेस की सरकार ने किया। अगर उसको ऑफिसर केस में लेने का अगर कोई काम किया तो वो कांग्रेस की सरकार ने किया। हम चाहते हैं कि राजस्थान की बेटियां सदैव गर्व के लिए पहचानी जाती है, वो इज्जत और आबरू के लिए जोहर तक करती हैं। आज वो आत्महत्या को गले लगाएं आजाद भारत के अंदर, लोकतांत्रिक राज्य के अंदर, ये राजस्थान को शर्मसार करने की घटना है। निश्चित रूप से आपने कहा घटनाएं हुई, लेकिन उस घटनाओं को हमने दबाने की बजाय हमने संकल्प लिया कि अपराधियों को सजा मिले और बेटियों को न्याय मिले। नहीं, लेकिन देखिए, जिस तरह से देखा जाता था कि कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, चाहे वो प्रियंका गांधी हो चाहे वो राहुल गांधी हो, जब ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में होती थी तो बहुत ही तेजी से हमला करते थे वो वहां की सरकार पर। लेकिन अगर वही वैसी घटना राजस्थान में होती थी तो उस पर चुप्पी साध लेते थे वो लोग, उसको लेकर भी हमला किया गया था। चलिए ठीक है, कैलाश वर्मा जी। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि आपने वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान याद दिलाया जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब अलवर के अंदर घटना हुई थी थानागाजी के अंदर, तब राहुल गांधी जी यहाँ पे आए थे। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं कैलाश वर्मा जी। घटनाओं को सीबीआई को जांच देनी चाहिए। ठीक है, उनका भी पक्ष सुन लेते हैं। कैलाश जी, आवाज आ रही है आपको? कैलाश जी, आप म्यूट हैं, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए पहले।
हेलो। जी, अब आपकी आवाज आ रही है। मैं ऐसे बता रहा था, अभी मैं माननीय जो स्पोक पर्सन है कांग्रेस के, उनकी भी बात को सुन रहा था। बहुत सारी बातों के ऊपर जिक्र हो रहा था, बजट को लेके भी हो रहा था, और उसके बाद में कुछ क्राइम्स को लेके, अपराधों को लेके भी चर्चा हो रही थी। मैं आज के जो बेहतरीन बजट आपनों अग्रणीय राजस्थान की बात, राजस्थान की 36 कौम को ध्यान में रखते हुए राजस्थान की सरकार ने किया है, वो एक बहुत ही सराहनीय कदम है। हमने बहुत से बजट भी पहले भी देखे हैं, जब सरकार के 5 साल पूरे होते हैं, जब कहीं ना कहीं ऐसा बजट देखने को मिलता है। मगर आज पहली बार माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके का बजट रखा है, जी। उसमें गांव गरीब किसान की चिंता रखते हुए एक मजबूती प्रदान हर वर्ग को मिले, उसको हमने देखने को रखा है। मैं हमेशा इस बात को कहता आया और अभी भी कहता हूं। मैं माननीय जो मेरे से पहले अभी बात रख रहे थे, इनको मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि कभी भी किसी भी चैनल के ऊपर बात रखनी हो तो अपनी बात ही रखे। इनके पेट में क्यों दर्द होता है, कभी पर्ची की सरकार बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं। आपको दिखता नहीं था 5 साल के अंदर राजस्थान को आपने गर्त में डाला? आपको दिखता नहीं था 17 बार पेपर लीक हुआ था? आपको दिखता नहीं था रेप के अंदर राजस्थान 1 नंबर के ऊपर आया था? जब कहां गए थे आप? और आज जब की नेतृत्व वाली सरकार ने राजस्थान को अग्रणीय प्रदेश बनाने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प की जो फ्लैगशिप योजनाएं राजस्थान के धरातल के ऊपर आती है, तो आपके पेट के अंदर दर्द होता है। किसी भी डिबेट के लिए और किसी भी बात को रखने के लिए हम तैयार हैं ना। आइए किस लेवल के ऊपर आप जाके डिबेट करते हो। सरकार ने जिस तरीके योजना पानी के रूप में, बिजली के रूप में, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, आम जन के लिए लेके आई है, एक ऐसी कोई भी योजना आप पूर्ववर्ती सरकार की मेरे को एक बता दो, मैं इनके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। क्या ये बजट अमृतकाल की विकास योजना का रोड मैप नहीं है? इस बजट के अंदर आपने अग्रणीय राजस्थान की शुरुआत जो तय कर दी वो नहीं दिखती आपको? हर वर्ग, हर क्षेत्र का पूरा ध्यान रखा गया, वो नहीं दिखता? युवाओं के लिए 2024 की जो नीति बनाने की जो घोषणा की है वो नहीं दिखती? 2 लाख घरों के अंदर बिजली कनेक्शन देंगे, वो नहीं दिखता? बाबा साहेब की अम्बेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना का प्रारंभ, वो नहीं दिखता? देखिए, जिस तरह से आप लोग 2047 का रोड मैप बनाकर चल रहे हैं, उसको लेकर भी कांग्रेस ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि आप आज क्या दे रहे हैं उसकी बात करिए, आप 2047 की बात बाद में करिएगा। नहीं, हमने जो बात रखी है ये केवल राजस्थान के उस ऐतिहासिक निर्णय जो जनता ने हमारे को, जो ऐतिहासिक निर्णय जो जनता ने किया था और बहुमत दिया था, उसको देखते हुए हमने रखी है। क्या 5 साल के अंदर 4 लाख युवाओं को रोजगार देने के अवसर प्रदान किए जाएंगे? इसमें कौन सी गलत बात आ गई? खाटू श्याम जी के लिए 100 करोड़ की योजनाएं, जो कॉरिडोर की बात रखी है, इसमें कौन सी गलत बात आ गई? पर्यटन विकास बोर्ड का गठन होगा, इसमें कौन सी गलत बात आ गई? लेकिन खाटू श्याम जी के लिए, हाँ ठीक है, लेकिन खाटू श्याम जी के लिए कांग्रेस का कहना है कि 36 करोड़ रुपए का पहले ही उन्होंने बजट पास कराया था, आप लोगों ने वो टेंडर कैंसिल कर दिया और अब 100 करोड़ रुपए दे रहे हैं उसमें। देखिए, मैं क्या कहता हूं कि किसी भी योजना का, क्योंकि मेरे को पता है विपक्ष से इस बात को कहीं पे भी उनके ये बात नहीं और वो हमेशा ही इस बात को अलग तरीके से माननीय इनके नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा, थोड़ी घोषणाएं कर दी। मैं इनके 5 साल की जो घोषणाएं की और इन्होंने जिस तरीके की घोषणाएं की थी, युवाओं के साथ में अत्याचार किया था, महिलाओं की आसमत के साथ में अत्याचार किया था, अभी उनकी पोल खोलेंगे तो ये जवाब देने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये बजट राजस्थान की जनता के लिए, उन 8 करोड़ लोगों के लिए बहुत एक सराहनीय बजट है, जो आने वाले समय के अंदर राजस्थान के हर पटल के ऊपर इसकी तस्वीर देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए आरसी चौधरी जी से जवाब ले लेते हैं। आरसी जी, देखिए जिस तरह से आपने आरोप लगाया सभी का जवाब दे दिया। देखिए भारतीय जनता, कैलाश जी ने जी, देखिए कृतिका जी, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो पिछली विधानसभा में तो नहीं थे, लेकिन इस विधानसभा में बहुत ही ऊर्जावान हमारे साथी हैं। हमें खुशी होती कि वो उन मुद्दों का जवाब देते, और मैं इनसे पुनः पूछ लेता हूं, ये गंभीरता से हम चाहते हैं कि वो जवाब दें जी। जो कांग्रेस की सरकार ने महंगाई राहत के अंदर जो योजनाएं जारी की थी, उसके ऊपर आज एक भी शब्द नहीं बोला। प्रदेश की जनता को ये भरोसा दिलाएं
कि जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना में 25 लाख का जो बीमा कवर मिलता था उसे क्या आप आयुष्मान में बदलने जा रहे हैं। राजस्थान देश का पहला राज्य था, दुनिया के अंदर पहला ऐसा स्टेट था जो अपने नागरिकों को स्वास्थ्य की चिंता से मुक्ति देता था। स्वास्थ्य का अधिकार कानूनी तौर पे दिया गया, उसके नियम कानून कायदे बनाने की कोई बात नहीं की। इसलिए हम जानते हैं कि जब कोई बीमार होता है, किसी जिला मुख्यालय पे रेफर किया जाता है तो उस परिवार को ये चिंता हो जाती है, अगर फोन आता है तो ये उन्हें भय लगता है कि कहीं पैसे ना मांग ले, जमीन और जेवरात बिक जाते हैं। अगर उससे मुक्ति देने का अगर कोई काम किया था तो गहलोत साहब की सरकार और कांग्रेस की सरकार ने किया। आखिर क्या वजह है कि आप उसे आयुष्मान योजना में बदलने जा रहे हैं, जो सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के जो लाभार्थी हैं उन तक लागू होती है, 40% लोगों तक, जबकि राजस्थान के 98% लोगों को जो बीमा कवर था उसे क्यों घटा दिया गया, हम पूछना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा लगता आपने हमारी जो इंदिरा रसोई योजना का नाम बदल के अन्नपूर्णा कर दिया, जो फूड किट थे वो खाली हैं, जो फ्री घरेलू बिजली थी ये बात करें हम इतने कनेक्शन देंगे, हम पूछना चाह रहे हैं कि 100 यूनिट जो उपभोक्ताओं को जो फ्री बिजली मिलनी है क्या वो जारी रहेगी या नहीं रहेगी, जो कनेक्शन आप देने जा रहे हैं क्या उनमें भी वो फ्री रहेगी या नहीं रहेगी, 30 लाख जो परिवार बच गए हैं क्या उनको भी वो देंगे या नहीं देंगे, तमाम चीजों का हम पूछना चाह रहे हैं। बार बार ये युवाओं का बात कर रहे हैं, युवाओं को जिक्र कर रहे हैं, खुद युवा हैं, उन्हीं अदालत में जाना है। ये लीक की बात कर रहे हैं, नीट की चीट पे परीक्षा पे चर्चा करने वाले क्यों चुप हैं। देश की संसद में पेपर लीक पे एक महीने के अंदर, एक लंबी श्रृंखला के अंदर एनटीए के द्वारा कितने पेपर लीक हुए, 30-30 लाख रुपए में पेपर बेचे गए और मध्य प्रदेश का व्यापम 2 मॉडल पूरे देश में लागू किया गया। आज देश के प्रतिभावान युवाओं का भरोसा उठ गया है, जबकि राजस्थान की सरकार ने विधानसभा के अंदर एंटी चीटिंग एक्ट लाके और प्रदेश के युवाओं को यह भरोसा दिलाया गया कि यहां पे कोई भी नकल करने वाला माफिया होगा उस पर हम कड़ा प्रहार करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा डर क्यों रही है? पूरे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, मिलकर देश के युवाओं में एक क्यों भरोसा नहीं दिलाना चाहते? हम देश की संसद में चाहते थे कि हमारे जो युवा हैं, जो इस राष्ट्र के निर्माण में भूमिका निभाना चाहते हैं, उनके बीच में एक भरोसा कायम हो। हम नीट पे चर्चा करना चाह रहे थे, उसका बार बार व्यवधान आप सबने देखा कि किस प्रकार से डाला गया। नेट के पेपर हैं वो रिजेक्ट होते हैं, नीट पीजी का पेपर रिजेक्ट होता है, तमाम जो पेपर्स हैं किस प्रकार से माफिया पनप रहे हैं और ये सूचनाएं महीनों पहले जारी कर दी चौधरी जी, लेकिन देखिए पेपर लीक का जो मुद्दा बार बार आप लोग उठा रहे हैं उसको लेकर जो है सत्ता पक्ष का कहना है कि आपकी जब सरकार थी तो 19 में से 17 पेपर लीक हुए थे, ऐसे आरोप भी लगे आपकी सरकार पर। कृतिका जी निश्चित रूप से आरोप लगाए, निश्चित रूप से पेपर लीक भी हुआ, लेकिन उसको उजागर किसने किया? राजस्थान की पुलिस ने, हमने एंटी चीटिंग सेल जो बनाया उसने, एसओजी ने, ये सब चीजें जो घटनाएं हैं वो सार्वजनिक पटल पे लेके कौन आया? कांग्रेस की सरकार लेके आई। इन्होंने उन नेताओं का नाम लेके जिक्र करते थे कि अगर बड़े मगरमच्छ आएंगे तो बड़ी कार्रवाई होगी। आज 7 महीने होने को हैं, जिनका नाम लेते थे आज वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के बगल में खड़े होते हैं। एक उन नेताओं का पहला अक्षर तक ये नहीं बोलते हैं। आरपीएससी की रीस्ट्रक्चरिंग की बात की थी, आज तक वो नहीं बोल रहे हैं। भर्ती कैलेंडर जारी करने की बात कही थी, उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। इस प्रदेश के युवाओं को छलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। राजस्थान की विधानसभा में मोदी की गारंटी के नाम पे प्रदेश की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। उसका आईना लोकसभा के चुनाव में दिखाया, फिर भी भारतीय जनता पार्टी होश में आने को तैयार नहीं है। उनका अहंकार सिर चढ़ के बोल रहा है। मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय में खुद मुख्यमंत्री के गृह जिले भरतपुर के अंदर जिला प्रमुख का उपचुनाव हो रहा है, बच रहे हैं क्योंकि करारी हार सामने दिख रही है। भादरा की नगरपालिका में चुनाव होना था, नोटिफिकेशन जारी हो गया। मतदान के दिन जो आरओ है वो छुट्टी लेके चले जाते हैं, चुनाव से भाग रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि जनता की अदालत में जाने से बच रहे हैं और भाषणवीर बयान देके मीडिया के अंदर सुर्खियां बटोर रहे हैं और सत्यों से लोगों को दूर रह के गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसलिए राजस्थान का युवा अपने आप को छलावासा महसूस कर रहा है। अग्निवीर योजना लेके आए थे, क्यों नहीं जिक्र करते? ये जो पीएसयूज को बेच रहे हैं क्यों नहीं जिक्र करते? कैसे सरकारी नियोजन कर पाएंगे? किसके अंदर भर्तियां लगा पाएंगे? शिक्षा की बात करते हैं, सिर्फ 50 प्राथमिक स्कूल खोलने का बात किया है, जिन्होंने समायोजन के नाम पे पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 20,000 के लगभग स्कूलें बंद कर दी थी। आज सिर्फ 50 बातें कर रहे हैं। 200 विधायकों को एक प्राइमरी स्कूल नहीं दे पा रहे हैं। ये यूनिवर्सिटीज की बात करें, जो कांग्रेस की सरकार ने जो दिव्यांग विश्वविद्यालय है, कई यूनिवर्सिटीज की जो घोषणा की, उनकी कोई चर्चा नहीं करेंगे। नया सिर्फ नाम लेके सबको का लेके छोड़ना चाह रहे हैं।
इसलिए जानता है कि कौन राजस्थान की जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण कर सकता है और कौन पर्ची से और लिखा हुआ भाषण पढ़ सकता है। ये राजस्थान की जनता जानती है। लेकिन नीट को लेकर जिस तरह से आप लोग घेर रहे हैं, दूसरा इन्होंने हाँ, तो नीट का जब पेपर लीक जिस हुआ तरीके तब से भी तो इन्होंने युवाओं का बार-बार भविष्य खराब हुआ। खाटू श्याम जी के कॉरिडोर आपकी सरकार में भी तो युवाओं का भविष्य खराब ही हुआ ना। अगर पेपर लीक के मामले में भले खुलासा हुआ, लेकिन भविष्य तो युवाओं का खराब हुआ। कृतिका उन्हीं युवाओं को राजस्थान की सरकार ने, देश में पहला राज्य है जो सबसे सख्त कानून लेके आए, उसका अनुसरण आज दूसरे राज्यों की सरकारें कर रहे हैं। आज उन्हीं कानूनों के तहत बड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं। और जब हम कानून लेके आ रहे थे राजस्थान की विधानसभा में, तब भारतीय जनता पार्टी के विधायक ये कह रहे थे इतना सख्त कानून लाने की जरूरत कहां है। जब हम बिल पे चर्चा करना चाह रहे थे तब उसका वो बहिष्कार करके बाहर जा रहे थे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आखिर युवाओं के लिए कौन लड़ रहा है। आपने हमें कोसा, राजस्थान की युवाओं को गुमराह किया, आप शासन में आए, लेकिन जो आप वादा करके आए थे, जो आप गारंटी दे के आए थे, आज उन गारंटियों का जवाब कौन देगा। आज सत्ता की कुर्सी पे जो बैठा उन्हें जवाब देना होगा कृतिका, और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, आप और मेरी, कि हम सरकार से वो प्रश्न पूछे जो जनता के साथ में छलावा करने का काम किया। हम ये पूछना चाहते हैं कि जो आप 1 लाख भर्तियों की बात कर रहे हैं उसका वर्गीकरण क्या है, उनकी तिथि क्या है, कब कब परीक्षाएं होगी, किस किस विभाग में होगी, आरपीएससी की रिस्ट्रिक्शन क्या होगी, कैसे होगी, तमाम सब चीज मुद्दों पे चर्चा करना चाह रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान देके सिर्फ बच जाते हैं और बार कहते हैं कि हम हर महीने वैकेंसी निकालेंगे। अगर ये वैकेंसी निकालते तो पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स हैं, जो पूरे देश के अंदर नौकरियां देती है, उन्हें बेच क्यों रहे हैं, ये पूरा देश जानना चाह रहा है। तो आप क्या सोचते हैं जो ये बजट आया है, इस बजट को आप लोग खुश नहीं है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी खुश नहीं है इस बजट से? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि प्रतिपक्ष खुश हो या नहीं हो, लेकिन जिस संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए, उन वादों को हम धरातल पे उतारना हमारी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र के अंदर मैं ये मानता हूं कि किसी को शासन करने की जिम्मेदारी देती है प्रदेश की जनता, और किसी को उनकी आवाज मुखर करने की जिम्मेदारी देती है। हमें जो आवाज मुखर करने की जिम्मेदारी दी, हमारे जो विधायक दल के नेता जूली जी हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डोटासरा जी हैं, और पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने उस आवाज को, चाहे प्रदेश की विधानसभा हो चाहे सड़कें हो, उस पर हमने उस आवाज को मुखर करने का काम किया। और हम सरकार को यह बाध्य करेंगे कि जो आपने राजस्थान की जनता से वादे किए उन्हें पूरा करना पड़ेगा। आप और हमने देखा कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो हमारा संकल्प पत्र था उसके 45% जो घोषणाएं हैं हमने 100 दिन में पूरी कर दी। उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हमने सिर्फ 45 वादे पूरे किए। 45% और 45 वादों में कितना फर्क होता है, प्रदेश की जनता इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से, कृतिका जी, मैं सोचता हूं कि आप निश्चित रूप से उसको डिलीवर करेंगे। उन्होंने, वित्त मंत्री जी ने पुनः कांग्रेस को कोसने का काम किया कि प्रदेश की गलत आर्थिक नीतियों के कारण हमें आर्थिक जो कुप्रबंधन का सामना करना पड़ रहा है जी। 22-23 के अंदर राजस्थान देश के अंदर जीडीपी ग्रोथ के अंदर नंबर 2 का राज्य था। ये आर्थिक विकास दर बढ़नी चाहिए थी। 2018-19 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अंतिम बजट था, उस समय बजट साइज थी वो 2,12,275 करोड़ रुपए की थी। उसे 2023-24 के अंदर कांग्रेस की सरकार ने 3,90,856 करोड़, 84% हमने बढ़ोतरी की, जुमले नहीं दिए। ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते थे, जैसे ट्रिलियन के अंदर जीरो पे कितने होते हैं ये नहीं बता पाते थे भारतीय जनता पार्टी के नेता। स्लोगन लेके आते, दिल्ली के बजटों की कॉपी करते हैं, बार बार ये कहते हैं कि हम ये करेंगे, हमने जैसे भारत मंडपम है वैसे राजस्थान मंडपम बनाएंगे। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर महात्मा गांधी का म्यूजियम बना, सरकार उसके ताले क्यों नहीं खोल रही है? हमने इंटरनेशनल सेंटर बनाया, उसका फेज 2 का काम क्यों नहीं कर रही है? आखिर सिर्फ केंद्र के लिखे हुए बजट को पढ़ देने से राजस्थान के सपने साकार नहीं होंगे। हमें इस राजस्थान की 8 करोड़ जनता के भरोसे पे कायम रहते हुए इस प्रदेश को जो आर्थिक गति का जो पहिया है उसे बढ़ाना है। 2017-18 में प्रति व्यक्ति की जो आय थी वो 98,698 रुपए थी। बढ़ोतरी के मामले में राज्य 30वें नंबर पे आता था। 2023-24 में कांग्रेस के शासन के अंदर 1,56,149 रुपए करके हमने बढ़ोतरी वाले राज्यों के 9वें स्थान पे पहुंचा है 30वें से। ये हमारी आर्थिक विकास की गति थी, जबकि पूरा प्रदेश कोविड जैसी वैश्विक महामारी के दौर से गुजरा।
कैसे हमने एक कुशल प्रबंधन किया, प्रदेश के लोगों का जीवन बचाया, चाहे ब्लैक फंगस जैसी बीमारी हो, चाहे रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन हो, हर कॉस्ट पे हमने लोगों के जीवन को बचाने के लिए पूरे संसाधनों का सदुपयोग किया। आज राजस्थान की जनता आशीर्वाद दे रही है और उसी आशीर्वाद का असर यह है कि हमें एक सशक्त भूमिका के तौर पे इस प्रदेश की विधानसभा में भी जिम्मेदारी दी है और देश की संसद में भी दी है। लेकिन जो मोदी की गारंटी के नाम पे जो जुमलों के द्वारा ठगा गया, आज मोदी जी तो चले गए, आखिर उस गारंटी की जवाबदेही लेने वाला कौन है, ये हम पूछना चाहते हैं। ठीक है। और आरसी जी, देखिए जिस तरह से आप कह रहे थे कि जो संकल्प पत्र में वादे किए गए उसको हम दिलाने की कोशिश करेंगे, किस तरह से कांग्रेस दिलाने की कोशिश करेगी? देखिए, कांग्रेस निश्चित रूप से जो आवाज है प्रदेश की विधानसभा में, सड़कों पे आंदोलन के माध्यम से सरकार को बाध्य करें, हम उन मुद्दों को मुख्यता से राजस्थान की विधानसभा में रखें जी। हम और मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, हम दोनों इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। कृतिका जी, आप भी उसी जनता के मुद्दे पूछे, मैं आपका भी साधुवाद करना चाहता हूं। ईआरसीपी की बात की इन्होंने, और इन्होंने ईआरसीपी का सिर्फ एमओयू के नाम पे एक जुमला गढ़ के और धन्यवाद यात्रा भी उन्होंने शुरू कर दी थी। उस समय जो 13 जिले थे उनको कांग्रेस की सरकार ने बढ़ा के 21 जिले के, आज उन 21 जिलों की चर्चा कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि इस प्रदेश के अंदर कृषि बड़ी एक भूमिका के तौर पे है, अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है। आज तक उस एमओयू की कॉपी अगर किसी मीडिया साथियों को मिली हो या मुख्यमंत्री ने कहीं पे दिखाई हो, तो हम पूछना चाह रहे हैं, क्या ये राजस्थान की जनता के साथ में छलावा नहीं? 21-22 के बजट के अंदर जो मुख्यमंत्री जी ने ईआरसीपी को लेकर 9,600 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, आज उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। जिस नौशेरा बांध की बात आज वित्त मंत्री ने की, उसी नौशेरा बांध के कार्य को देखने के लिए मुख्यमंत्री जी उस स्थल पे जा चुके हैं। इसलिए राजस्थान की जनता जानती है कि कौन उनके मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाता है और करता है। इसलिए हम उनके झूठ को, उसके छलावे के, उनके प्रपंच को उजागर करेंगे और प्रदेश की जनता की अदालत में जाके उस आवाज को सशक्त और मुखर करने का काम करेंगे, चाहे सड़क हो चाहे विधानसभा हो। देखिए, वहीं चिकित्सा को लेकर अच्छा खासा जो है बजट पास किया है इस बार सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में, उसको लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस का क्या मत है उसको लेकर? देखिए, चिकित्सा को लेकर निश्चित रूप से पूरे प्रदेश को चिकित्सा के मामले में चिंता से मुक्ति होनी चाहिए थी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना को इन्होंने हटा के मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना किया है, उससे उसकी स्थिति क्या होने वाली है ये आप और हम सब जानते हैं। लोगों का कवरेज घटेगा और चिंताओं की उनकी बढ़ेगी। उन्होंने बातें कही कि हम हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। अगर वो मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं तो हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि जो हमने नए जिले बनाए थे 33 के बाद में जो 17 नए जिले बनाए थे, उनके अंदर क्या वो मेडिकल कॉलेज खोलेंगे? केंद्र की सरकार ने हमें पैसा नहीं दिया था। 3 मेडिकल कॉलेज जालोर, प्रतापगढ़ और राजसमंद में स्टेट फंड से हमने घोषित किए थे, उनका काम अघोषित रूप से अटका रखा है, वो कब शुरू करेंगे? इसलिए हम ये बार बार पूछना चाह रहे हैं कि झुंझुनू, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर, नागौर, इनमें 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज थे जिनकी मान्यता के लिए जो एमसीआई यहां पे आई, लेकिन इस सरकार ने बनने के बाद में उन पे कोई ध्यान नहीं दिया, उनको मान्यता नहीं मिल पाई। आखिर क्या वजह है कि वो अटक गई? इसलिए स्वास्थ्य को लेके क्या करना चाहते हैं? हमने जो जिला अस्पताल खोले, उप जिला अस्पताल खोले, सीएचसी खोली, पीएचसी खोली, उसके कंपैरिजन में तुलनात्मक लेखा जोखा देते मैं दावे के साथ में कह रहा हूं कि जो हमने काम किया वो पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की तमाम शासन की अगर सरकारों के काम को भी जोड़ दिया जाए तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो नहीं कर सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेकर हमारी सरकार ने जिस प्रकार से जिला अस्पताल बनाए, उप जिला अस्पताल बनाए, सीएचसी बनाई, आज उनके अंदर वो कह रहे हैं हम सीएचसी को एक विधानसभा के अंदर मॉडल आयुष्मान मॉडल सीएचसी बनाएंगे, मतलब उसका नाम बदलेंगे। नाम बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी केंद्र से सीखती है, क्योंकि 10 साल में जिन्होंने जो छलावा करके नाम बदले। ठीक है, आरसी चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें